हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को बहुत प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार ही रुको यार, मेरे को चेक करने दो मेरी आवाज आ रही है ठीक से। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप डेली क्लास, अरे कल ही बताया था ना, कल आप ही लोगों ने बोला था ना कि सर हमारा कल संडे टेस्ट होता है तो हम लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं। उसके लिए मैंने कल क्लास नहीं ली थी, बट आज प्रॉमिस यार ये चैप्टर खत्म करना है हमें। नहीं आओ, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए। सो थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? एक बारी कमेंट में मुझे बता दो मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को। ओके, ठीक है, चलिए। सो यार बर्थडे वर्डे मनती रहेगी, सब कुछ मनेगा, है कि नहीं? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा पढ़ाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों ने यार सैटरडे को कहां तक कवर कर लिया था? हमने सैटरडे को कहां तक पढ़ लिया था बेटा? हमने सैटरडे को आरएनए वर्ल्ड तक पूरा कवर कर लिया था। हमने आरएनए वर्ल्ड पूरा कवर कर लिया था। और हमें आज जो है वो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये दो टॉपिक हमें खत्म कर देना है। ये दो टॉपिक आज हमें एनी हाउ खत्म कर देना है। कौन कौन सा? रेप्लिकेशन और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज पहले नोट्स बना के आपको बताऊंगा। सो आप लोग एकदम प्रॉपरली सभी लोग नोट्स बनाएंगे जी। ओके, यस। चलिए, बढ़िया। आइए। सो मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? ओके। लेक्चर 2 हो गया है ना? लेक्चर 2 मैंने ले लिया है, प्राइवेट नहीं है क्लास, इट्स ऑन पब्लिक। अब जाके रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हो। तो शुरू करें। शैल वी स्टार्ट नाउ? शैल वी स्टार्ट? कल तो संडे था, उसके लिए कल क्लास नहीं हुई थी। अरे यार ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? बचा भाई बंद? चलो बंद हो गया। लुकिंग लाइक अ डिसेंट टीचर। आइए। सो बेटा रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? सो डीएनए की जो कॉपीज बनती है, डीएनए की जो कॉपीज बनती है, क्या उसी को रेप्लिकेशन कहते हैं? क्या उसी को रेप्लिकेशन कहते हैं क्या जी? यस, ठीक है। अब यार ये रेप्लिकेशन जो है, क्या वो तुम्हारे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में होता है? इन यूकैरियोट्स और इन प्रोकैरियोट्स। अब आप बताएंगे सर यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? किस फेज में होता है बताइए? डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। क्या एस फेज में होता है? एस फेज में होता है। लेकिन ये आपका यहां पे पीवाईक्यू से एक सवाल बना हुआ था, प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? क्योंकि देखो प्रोकैरियोट्स में आपका बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, नॉर्मली फ्यूजन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। ध्यान देना, डीएनए रेप्लिकेशन कब हो रहा है? टेक प्लेस प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के पहले क्या होगा बेटा जी? प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। ओके, मतलब बाइनरी फ्यूजन के पहले क्या होगा आपके पास? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। मेरी बात को ना बड़े गौर से समझिएगा। लेकिन वहीं पर, ओके ठीक है, हाँ ठीक है आकांक्षा, उसके बाद यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन आपका एस फेज में होगा। क्या मजा आ गया आपको ये पॉइंट? ठीक है, आइए। अच्छा, डीएनए कौन से मेथड से रेप्लिकेट करता है? डीएनए का मेथड क्या है? क्या ये सर सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है? ये सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड को फॉलो करता है रेप्लिकेशन के लिए? क्या ये सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड को फॉलो करता है? इसका मतलब क्या होता है? मतलब सभी को पता है कि जो डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में पहले क्या होगा? पहले अनवाइंडिंग होगा, अनवाइंडिंग होगा, या बोलोगे अनजिपिंग होगा?
अनवाइंडिंग या अनजिपिंग। जैसे अनवाइंडिंग हुआ, क्या मेरे स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गए हैं? क्या अलग हो गए? ये मेरे ओल्ड स्ट्रैंड है, मतलब पैरेंटल स्ट्रैंड है। ये जो लाल वाले थे वो अलग अलग हो गए। अब क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा जी बेटा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। स्टेप 2 जो है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन या न्यू स्ट्रैंड बोलेंगे। मतलब अगर ये मेरा रेड वाला अगर इस तरीके से था, तो जो ब्लू वाला है, क्या यही है? क्या यही है? क्या यही है? यस। अब तुम बड़े गौर से देखो, यहां पे ओल्ड कितने परसेंट है? 50% है। ओल्ड मेरे 50% है, और न्यू मेरे कितने? न्यू 50% है क्या? ठीक है क्या? अच्छा, अब ये सेमी कॉन्जर्वेटिवली डीएनए रेप्लिकेट करता है, इसको प्रपोज किसने किया था? ये आइडिया किसने दिया था? आइडिया गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने ये आइडिया दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ये आइडिया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ये आइडिया, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। बट इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? मेसेल्सन एंड स्टॉहल ने प्रूव किया। किसने? सन एंड स्टॉहल। कौन से ईयर में? 1958 में। अब ऐसे कितने बच्चे सर उनको मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आता है, और टीचर लोग भी ना बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, टीचर को लोग कुछ और बताते हैं। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। इतनी बातें क्लियर हो गई? स्टॉल नहीं, वो स्टॉल है। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? इतनी बातें क्लियर हो गई है क्या? यस, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को अच्छे से। अब हम बात करेंगे सर सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए की जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में भी हम बात करते हैं जी। ओके, आइए बात करते हैं जी। मजा आ रहा है? ठीक है, तो यार ये किसने दिया था? प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉहल। कौन से ईयर में? 1958 में। यस, देखो, दे वर्कड विद, इन्होंने किसके साथ काम किया? दे वर्कड विद ई कोलाई। ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। इन्होंने ई कोलाई के साथ काम किया। ई कोलाई के साथ इन्होंने क्या यूज किया बेटा? इन्होंने यूज किया है नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज किए हैं। इन्होंने क्या यूज किया बेटा? नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किया। नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किया। क्या ये रेडियो एक्टिव है? ये रेडियो एक्टिव नहीं है, आइसोटोप है। इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ आइसोटोप है। N14 और N15, ये आइसोटोप को इन्होंने यूज किया। फिर इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने यूज किया, अब देखो यार, ये वाला मेथड है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता है, समझ में नहीं आता। दे यूज दी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज इन्होंने यूज किया। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज को इन्होंने यूज किया जी। ओके, इन्होंने इसको यूज किया। अब सर कितने बच्चों को सर इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है, ये क्यों यूज किया गया? ये हमें सर समझ में नहीं आता है। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा। देखो होता क्या है ना, नॉर्मली अगर तुम नॉर्मली मैं पहले नॉर्मली के बारे में बात करता हूं।
हमारे पास समझिए, मुझे अगर नाइट्रोजन के अगर आइसोटोप को सेपरेट करना है तो मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूं? हम कैसे सब देखो क्या कह रहा है कि एक बाप का, देखो ये तो तरीका है इनका, क्या कह रहा है, ठीक है तू चले यार, मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके ठीक है। सुनो, आइए जी, एक और एक है बावड़े, उनको भी ब्लॉक कर दो यार। मैं रुको यार, इन सभी को, ये सब बावड़े आ चुके हैं क्लास में, अब क्या करेंगे इनका। सुनो, हमारे पास नॉर्मली क्या है जी, N15 है, सॉरी N14 है और N15 है क्या, N14 और हमारे पास N15, ठीक है। अगर मैं इसका नॉर्मल सेंट्रिफिकेशन करवाऊंगा, अगर मैं इसका नॉर्मल सेंट्रिफिकेशन करवाऊंगा तो ये दोनों क्या होते हैं ना, ये N14 और N15 जो है ना, ये सेपरेट तो हो जाते हैं, बट ये तुम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तुम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे N14 कौन है और N15 कौन है, वो डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पाओगे नॉर्मल सेंट्रिफिकेशन से। तो इसी को रिप्लेस किया गया बेटा जी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन से। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे क्या होता है, यहां पे सबसे पहले यहां पे क्या होता है कि इस कंटेनर के अंदर सीजियम क्लोराइड को भर लिया जाता है। पहले क्या भर लिया जाएगा इसके अंदर, सीजियम क्लोराइड को भर लिया जाएगा और सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। तुम जैसे सेंट्रीफ्यूज करोगे ना तो सीजियम क्लोराइड की जो लेयर है ना कुछ इस तरीके से बन जाती है, बन गई। फिर बाद में इसमें ऐड करते हैं N14 और N15 नाइट्रोजन के आपके पास आइसोटोप को ऐड किया जाता है जी, ये रेडियो आइसोटोप नहीं है, मैं पहले यहां पे क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर इसको ऐड किया जाता है, तुम जैसे इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, आपके पास है ना इस तरीके से सीजियम क्लोराइड क्या करेगा ना, आपके पास जो आइसोटोप्स है उनको पकड़ लेता है, ओके पकड़ लेगा, ठीक है। तो हैवी और लाइट आइसोटोप को पकड़ लेगा। अब तुम बताओ, यहां पर जो लाइट वेट रहेगा वो ऊपर की ओर तैरेगा क्या, ये लाइट है, तो सीजियम क्लोराइड के लेयर में ये जो लाइट आइसोटोप है वो फंस गया, और यहां पे जो N15 आइसोटोप है ये हैवी आइसोटोप है और ये नीचे की ओर फंस गया। तो ये तुम्हारा कौन सा मेथड है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज है। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है, क्या ये सभी को समझ में आया जी, ओके ठीक है, ओके यस, क्या ये क्लियर है, ओके क्या ये क्लियर है, क्या यस क्या ये क्लियर है, यस ठीक है, ओके ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, अच्छे से बताओ क्यों सीजियम क्लोराइड को डाला गया, क्यों सीजियम, रूपाली में ब्लॉक कर दूंगा, 12 समझ में नहीं आता है क्या, 12 का जब आएगा तो बता दिया जाएगा ना, ब्लॉक करो इसको, लड़की को, कौन है रूपाली, चलो ये क्लियर है। तो सीजियम क्लोराइड क्या करेगा ना, वो आइसोटोप्स को है ना पकड़ लेगा जी, पकड़ लेगा, ठीक है। और मेरे N14 और N15 जो है ना वो सेपरेट हो चुके हैं जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को, क्या पॉइंट क्लियर है, आइए अब मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं और किस तरीके से काम करता है। मैं पहले आपको एकदम इसका बेसिक बताता हूं जी, इसका बहुत ही बेसिक बताता हूं। मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, हाँ ठीक है, बताओ नॉर्मली कौन सा डीएनए मिलेगा, नॉर्मली तुमको नॉर्मल डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन रहेगा बताइए। आप बोलेंगे सर नॉर्मल जो डीएनए है ना उसमें N14 नाइट्रोजन रहेगा, जो ये नॉर्मल डीएनए है, और इस नॉर्मल डीएनए में कौन सा है जी, N14 तुमको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, N14, ये आपको यहां पे दोनों में N14 नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। तो ये डीएनए जो होगा वो लाइट डीएनए होगा या हैवी डीएनए होगा, ये डीएनए कैसा होगा जी, ये लाइट डीएनए होगा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है क्लियर है। अब क्या हुआ ना, अब तुम्हारे पास क्या हो गया, हाँ ठीक है चलेगा, सुनो अब इन्होंने क्या किया, इसको N15 मीडियम में ग्रो करवाया, किसके अंदर, N15 मीडियम में ग्रो कराया, N14 को N15 मीडियम में ग्रो कराया।
अभी हम लोग अलग से ना एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको सिर्फ एक बता दूं कि मेसर्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट होता क्या है जी। जब N15 नाइट्रोजन में जब ग्रो करवाया तो क्या मिला, इनको 2 डीएनए मिला। इनको 2 डीएनए मिला, एक मिला N14 और एक मिला N15। फिर बाद में वही N14 और N15, ये मिला, ये मिला। अब ये डीएनए कैसा है, इनको 2 आपको हाइब्रिड डीएनए मिला। अब इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने इस तरीके से मिला। आइए अब एक इनको और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक इनको हैवी डीएनए भी मिल जाए। तीन प्रकार के डीएनए मिल सकते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये पूरे के पूरे N15 ये अलग अलग डीएनए है, अलग अलग। एक तो नॉर्मल डीएनए होगा जो कि लाइट डीएनए होगा, हाइब्रिड डीएनए होगा, और ये तुम्हारे पास अब ये N15 वाले कौन से डीएनए होंगे बताइए। अब ये आपके हैवी डीएनए होंगे, हैवी डीएनए होंगे। हम लोग है ना इसको डालते नहीं सोल्यूशन है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि 3 तरीके के डीएनए मुझे मिल सकते हैं जी। एक तो नॉर्मल डीएनए जिसमें सिर्फ N14 रहेगा, हाइब्रिड डीएनए जिसमें N14 N15 दोनों रहेगा, और एक और हाइब्रिड जो हैवी डीएनए होगा उसमें तुमको सिर्फ क्या मिलेगा जी, N15 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को अगर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, इज इट विजिबल? एक मिनट रुकना बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये पता नहीं क्या आ रहा है। मुझे सिर्फ एक सेकेंड देना। कुछ एरर आ रहा है क्या यार? वो ब्लैंक पीडीएफ है ना, दिख ही नहीं रहा है। नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन। पता नहीं क्या हो गया, अभी दिख रहा है? यस, ये 3 तरीके के डीएनए मुझे मिल सकते हैं। एक तो तुमको मिल सकता है लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, और आपको हैवी डीएनए। अगर अगर हम इनको सीजियम डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें किस किस तरीके के बैंड्स मिलेंगे, हमें कितने बैंड मिलेगा पहले ये बताओ, हमें कितना बैंड मिलेगा? आप बोलेंगे सर 3 बैंड हमें मिलेगा, हमें 3 बैंड मिलेगा। आइए तीनों बैंड बनाते हैं। जो सबसे नीचे बैंड बनेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो हैवी डीएनए का होगा। वो क्या होगा आपके पास, हैवी डीएनए का होगा, ठीक है। बीच में जो बैंड बनेगा वो हाइब्रिड डीएनए होगा, और जो ऊपर की ओर आएगा वो लाइट डीएनए होगा। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हैवी डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, ये 3 तरीके के मुझे डीएनए मिल सकते हैं पॉसिबिलिटी। अब प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट अपन करवाते हैं जी। अब प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट करवाए। ओके, ये तुम्हारा मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट कहता है कि 3 प्रकार के डीएनए मिल सकते हैं। एक तो लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, और तुम्हारे पास हैवी डीएनए। अगर इन तीनों डीएनए को अगर तुम क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज कराओगे, तो अपने डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से ये लोग आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे जी। ओके, ठीक है। चलो जी आ जाओ बेटा। कितना पैसा मिल गया बोलने के लिए? कितना मिल गया? मत क्या करो, मैं किसी के बारे में बोलता हूँ क्या? नहीं बोलता हूँ तो वाई यू गाइस, ठीक है।
चल आइए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया था वो बताता हूं मैं। अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया था वो बताता हूं। ओके ठीक है। हाँ N15 बॉटम नहीं, अब यार यहां पे क्या था ना, जो हैवी डीएनए था उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, ओनली N15 था। हाइब्रिड जो था उसमें क्या था जी, आपका N14 और N15 दोनों था। और तुम्हारा लाइट डीएनए जो है वो N14 और N14। क्लियर नैन्सी, क्लियर। चलो आइए, अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। देखिए बेटा, यहां पे कल्चर मीडियम लिया गया, ये कल्चर मीडियम लिया गया, इस कल्चर मीडियम में मेरे पास ये ई कोलाई है, और कॉमन सी बात है, ई कोलाई क्या होगी बेटा, 1 से 2 बनेगी, फिर ये आपके डिवाइड करते रहेंगे, दे गोज ऑन डिवाइड। ओके, ये डिवाइड करेंगे। अब यार यहां पे क्या था, हाँ ठीक है ना, कहां दिक्कत है, यहां पे किसको डाउट है क्या, क्लियर, कोई डाउट, क्लियर। नॉर्मली इस इकोलाई के पास है ना N14 डीएनए था, कौन सा था इसके पास था N14। अच्छा, अब यहां पे जो मीडियम के अंदर, इस कल्चर मीडियम के अंदर N15 को ग्रो करवाया गया। NH4 से यहां पे नाइट्रोजन आपका N15 वाला था, मतलब जो नाइट्रोजन बेस यूज किया गया उनमें नाइट्रोजन कौन से आइसोटोप का था, वो आपका हैवी आइसोटोप का था, N15 वाला था। इसका मतलब इनमें जितने भी डीएनए होंगे, इस इकोलाई में जितने भी डीएनए होंगे, इनके डीएनए में क्या मिलेगा बताइए, इनके डीएनए में आपको मिलेगा N15 मिलेगा, N15 मिलेगा N15। मतलब अगर तुम इसका डीएनए देखोगे, और अगर आप इनके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, N15 ही मिलेगा। अब बेटा इसको यहां से निकाल के किस में ग्रो करवाया गया, अब इस बैक्टीरिया को यहां से निकाल के दूसरे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया। अब ये दूसरा जो कल्चर मीडियम है इसमें क्या प्रेजेंट है बताइए, अब इस कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है, इस कल्चर मीडियम में NH4 से आपका N14 है, यहां पर N14 है, मतलब यहां पे कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा, N14 वाला नाइट्रोजन बेस होगा जी। ठीक है, अब तो बड़े गौर से देखो, अब जो डीएनए हमने इस इकोलाई को लेकर आया था, वो उस इकोलाई में क्या था, इसमें तुम्हारा N15 था, और इस कल्चर मीडियम में N14 है। समझिए, मतलब अभी जो तुम्हारे पास ई कोलाई बनेंगे उनमें क्या क्या मिलेगा बताइए, पहले तुमने जिनको लेकर आया उनमें सिर्फ N15 था, और इस मीडियम में तुम्हारे पास क्या है बेटा जी, इस मीडियम में N14 है। मतलब मैं अगर ऐसा बनाऊं कि मेरे पास पहले N15 था, ठीक है था, और उसके बाद मैंने यहां पर, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए दोनों तुम्हारे स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, और मेरे मीडियम में यहां पे क्या प्रेजेंट था, यहां पर मेरे मीडियम में क्या प्रेजेंट था, आपका N14। मतलब ये कौन सा डीएनए बना है, हमारे को यहां पे कौन सा डीएनए मिला है बताइए, हमको यहां पे हाइब्रिड डीएनए मिला, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया गया था। पहले सारे इकोलाई को N15 मीडियम में ग्रो कराया गया, और फिर बाद में, ओके ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से, इतनी बातें क्लियर हो गई, फिर बाद में उस N15 मीडियम वाले को अपन ने N14 के अंदर लाके डाल दिया। ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। आइए, अब जहां से न्यूमेरिकल बनता है वो न्यूमेरिकल बेस मैं भी तुमको बताता हूं जी। पहले मैं तुमको कौन सा डीएनए दे,
पहले वाले में इनमें N15 तुमको एकदम याद करवा दूंगा ये मैं। तो टोटल डीएनए यहां पे कितने हैं तुम्हारे, तुम पहले दिमाग लगाओ। यहां पे टोटल डीएनए तुम्हारे कितने हैं, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए। यहां पे क्या कोई भी N14 वाला मिल रहा है क्या, सर 0। सर क्या कोई तुमको N14 N15 वाला मिला क्या, नहीं सर। N15 वाले कितने मिले आपको, एक मिले, मिले एक, आपको ये मिले जी। इतनी बातें याद रहेगी, इतनी बातें याद रहेगी। अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूज कराऊंगा तो ये कहां पर आएगा, अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूज कराऊंगा ये कहां पर आएगा, अगर मैं सेंट्रीफ्यूज कराऊंगा तो ये तुम्हारा एकदम नीचे आएगा, कि हेवी डीएनए ना। आपका हेवी डीएनए पहली पॉइंट, ओके ठीक है, ओके यस ठीक है। शायद उन्होंने हटा दिया रहेगा, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यार इस इकोलाई को कहां पे ग्रो कराया गया, अब इस इकोलाई को कहां पे ग्रो कराया गया, अब इस इकोलाई को कहां पे ग्रो कराया गया बताइए। का ये फर्स्ट जनरेशन, अब फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट का था। अब इसको ग्रो कराया गया NH4Cl N14 मीडियम पर, N14 मीडियम पे ग्रो कराया गया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये मेरे पास क्या है बेटा, N15 ये क्या है N14। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने बने हैं, टोटल डीएनए कितने बने, आपने बोला सर टोटल डीएनए 2 बने, टोटल डीएनए कितने बने, 2 बने हैं टोटल डीएनए, ठीक है। अब तो मुझे बड़े गौर से बताओ, यहां पे N14 एक भी मिला है क्या, एक भी मिला है क्या, सर एक भी नहीं मिला, 0। सर N14 N15 कितने मिले हैं, सर 2 मिले। क्या N15 एक भी मिला क्या, नहीं मिला सर, ये मेरे पास 0 हो गए। अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे बेटा तो कहां पे आएगा, अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूज कराऊंगा बैंड कहां पर आएगा बताइए, बैंड कहां पर आएगा, आपने बोला सर बीच में आएगा, हाइब्रिड डीएनए ना, हाइब्रिड डीएनए जिसमें N14 और N15 दोनों। क्लियर है, आइए अब 20 मिनट, फिर अगला 20 मिनट सेकेंड जनरेशन कितना 40 मिनट। हमने कहां पे ग्रो कराया, N14 में ही ग्रो कराया है, हमने कहां पे ग्रो कराया बेटा जी, N14 में ही ग्रो कराया। अब सुनिएगा, अब यहां पे मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले तो ये सारे के सारे स्ट्रैंड तुम्हारे सेपरेट होंगे क्या, पहले ना ब्लैक वाले से करते, क्योंकि अपना इनिशियली ब्लैक था ना, हमारे पास 2 ब्लैक वाले आ गए, ठीक है, और 2 रेड वाले। सुनो ध्यान से, ये जो ब्लैक वाले हैं वो तुम्हारे पास क्या था बेटा जी, N15, और जो रेड वाले थे वो तुम्हारे पास N14 था, इतना याद रखना। अब यार हम लोगों ने N14 में ग्रो कराया ना, तो कौन सा आएगा, रेड वाला लूंगा मैं, चलो अब सुनो, टोटल डीएनए कितने बने, टोटल डीएनए कितने आए बताइए, 4, टोटल तुम्हारे पास 4 बने बेटा। N14 कितना बना, आपने बोला सर 2 बना, देख रहे हो ये N14 वाला है, N14 2 बना N14। सर N14 N15 कितना बना हाइब्रिड, आपने बोला 2। N15 कितना बना, सर एक भी नहीं। अब अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूज कराता हूं, अगर मैं सेंट्रीफ्यूज कराऊंगा तो मेरा हाइब्रिड बीच में आएगा,
ये मेरा N14 N15 वाला है, ठीक है। फिर N14 ऊपर आएगा, आया। मैं तुमको जो बता रहा हूं ना वो ऐसा कॉन्सेप्ट, तुमको मजा आ जाएगा जी, मजा आ जाएगा। इतना समझ में आ गया तुमने? एक चीज समझा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 to the power n का है ना फॉर्मूला, यहाँ पे चल गया है। अब समझ रहे हो? पहला जब जनरेशन हो तो तुम्हारे पास 2 डीएनए बने, सेकंड जनरेशन में 4 डीएनए बने। अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब तुमको खुद ही से बनाना है। जब बेटा जब थर्ड जनरेशन होगा, जब थर्ड जनरेशन होगा, थर्ड जनरेशन का टाइम कितना होगा जी? 40। तो ये कितना होगा? 40 कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। और मैं उसको N15 मीडियम, सॉरी N14 मीडियम में ग्रो करवा रहा हूं। टोटल डीएनए कितने मिलेंगे? मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, अब तुमको खुद ही बताना है टोटल डीएनए कितने मिलेंगे। टोटल डीएनए आप कितने मिलेंगे टोटल डीएनए? अगर तुम्हारे यहाँ पे 4 डीएनए बने हुए थे तो टोटल डीएनए कितने मिलेंगे? आपने बोला सर 8 डीएनए मिलेंगे, 8 डीएनए मिलेंगे। दिमाग लगाना यहाँ पे, 8 डीएनए मिलेंगे। सर हमारे पास लाइट डीएनए कितने मिलेंगे? लाइट डीएनए आप क्या बोलोगे? सर यहां पे मेरे लाइट डीएनए कितने मिले हुए थे? यहां पे लाइट डीएनए कितने मिले हुए थे? 2 मिले हुए थे, 2 मिले हुए थे, 6 लाइट डीएनए मिलेंगे। और मेरे हाइब्रिड डीएनए आपके हरदम सेम ही रहेंगे। आपको हाइब्रिड डीएनए 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% हाइब्रिड डीएनए मिलेगा ही मिलेगा, हैवी डीएनए एक भी नहीं मिलेगा, 0। अब मैं तुमको करके बताता हूं, तुमको बहुत मजा आएगा, फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा। अब मैं 4th जनरेशन अगर करवाता हूं, कितना मिनट हो गया? 80 मिनट, 80 मिनट। टोटल डीएनए कितना होगा? टोटल डीएनए आपने बोला सर टोटल डीएनए 16 16। सर जितना हाइब्रिड डीएनए तो कंफर्म है, हाइब्रिड डीएनए कितना होगा? हाइब्रिड डीएनए कितना होगा? 2 कंफर्म है, ये कम नहीं होगा। हाइब्रिड डीएनए कितना होगा? 0 0 होगा। तो लाइट डीएनए कितने होंगे? लाइट डीएनए कितने होंगे सर? 14। क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। अगर मैं यहां पे 100 मिनट वाला देखूं, अगर मैं 60 मिनट 100 मिनट देखूं, चलो 100 मिनट भी करके देखते हैं। ओके 100 मिनट, 100 मिनट जो कि 5th जनरेशन होगा, 5th जनरेशन। अब तुमको सब चमक गया रहेगा जी। ओके 8 से 16 बन गया था, इसको अपन ने NH4Cl और इसको 14 में ग्रो कराया था। ये बताओ टोटल डीएनए कितने मिलेंगे? टोटल डीएनए कितने मिलेंगे? तो आप बोलेंगे सर 32, 32, टोटल 32 डीएनए। सर हाइब्रिड डीएनए, सर ये तो कांस्टेंट है, कितने? तो हैवी डीएनए कितने मिलेंगे? सर एक भी नहीं। लाइट डीएनए कितने मिलेंगे? लाइट डीएनए कितने लोगों को समझ में आ गया सर? मतलब कहने का मतलब क्या था, मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगा। जब मेरे पास पहला जनरेशन कितने मिनट में हुआ जी? पहला जनरेशन तुम्हारे पास 20 मिनट का था, तो 1 से 2 बना, 1 से 2 बनने में 20 मिनट लगे, 2 से 4 बनने में 40 मिनट, 4 से 8 बनने में 60 मिनट, फिर बाद में 8 से 16 बनने में, ओके 8 से 16 बनने में लगा 80 मिनट। और अगर मेरे पास 16 से 32 बनाना होगा तो मुझे लगेंगे 100 मिनट। मजा आ गया? यस सर, यस सर, क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आ गया सर? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये अर्थमेटिक रूल को फॉलो कर रहा है, 2 to the power n का। n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन। देखो ना, अगर n का मतलब क्या है, तुम खुद से फॉर्मूला को डिराइव करो। n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन। समझिए, अगर मैं बोलूं कि 4th जनरेशन होगा तो कितना हो गया? कितना हो गया? 16।
एक मिनट, सॉरी, ये वो वाला रूल को फॉलो नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये एन के रूल को फॉलो करेगा, ये नंबर ऑफ जनरेशन, ये एन के रूल को फॉलो करेगा, टू टू द पावर एन के रूल को फॉलो नहीं करेगा, सॉरी, ये फाइन। सिर्फ ये नंबर ऑफ एन के रूल को फॉलो करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे जी। ठीक है, हाँ, वो एन टू द पावर एन का 2 से पावर के पावर से काम करेगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या यहां तक किसी को डाउट है? टिल हियर एनी डाउट? टिल हियर एनी डाउट? एक बार बताना, क्या यहां पे किसी को डाउट है? पक्का? और हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेप्लिकेशन को ना एनसीईआरटी के थ्रू समझते हैं जी। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा गया है देखो। while proposing the double helical structure of DNA, अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था बेटा डीएनए का? ये वॉटसन एंड क्रिक ने। ओके, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है यार, एक मिनट रुकना। ओ शिट, ये दिख रहा है? इसका एक फॉर्मूला है, इसको डिराइव करते हैं। 2n इसका फॉर्मूला है शायद, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट देना। ये अपना फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ठीक है, विल जस्ट अपडेट यू। एक्चुअली टाइम और जनरेशन के ऊपर इसका बनता है। जनरेशन फॉर्मूला है लाइट डीएनए आपके पास हरदम क्या होंगे जी? लाइट डीएनए जितने तुम्हारे, देखो लाइट डीएनए कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? लाइट डीएनए टोटल डीएनए माइनस 2। 2 क्यों? ये तुम्हारे हाइब्रिड डीएनए, आपके हर बारी हाइब्रिड डीएनए जो है ना 2 ही बनेंगे। आपके हाइब्रिड डीएनए आपके हर बारी 2 ही बनेंगे। ठीक है, ये बात एक आप लोग को ध्यान में रखना है, हर बारी आपके हाइब्रिड डीएनए यहाँ पे 2 ही बनेंगे। यू विल गेट 2 हाइब्रिड डीएनए ओनली। ठीक है, एक बात ये याद रखना, लाइट डीएनए इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैं इसके न्यूमेरिकल्स अभी आपको बताऊंगा। चलो, तो while proposing the double helical structure of DNA for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA। मतलब डीएनए कैसे कॉपी हो रहा है, डीएनए का जो कॉपी मैकेनिज्म है, ये बात किसने बोला था? किसने बताया है कि डीएनए कैसे कॉपी करेगा? ये बात भी आपको वॉटसन और क्रिक ने ही बता दिया था। वॉटसन और क्रिक ने ये बात बता दी थी कि डीएनए कैसे कॉपी करने वाला है। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज फॉलो। अब देखो, ये ना इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो क्रिक अंकल ने दिया था। जो क्रिक ने दिया था ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारे ध्यान से बिल्कुल भी नहीं हटा हुआ है कि किस तरीके से बेस पेयरिंग होने वाला है। हमें यह पता है कि सेमी कॉन्जर्वेटिवली डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ओके, इनके कहने का मतलब था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो सेमी कॉन्जर्वेटिवली करने वाला है। वो लोग भूले नहीं थे इस चीज को, लेकिन क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया? क्या इसको, क्या इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया? नहीं सर। द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। ओके, तो जो 2 स्ट्रैंड होंगे क्या वो पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे? क्या वो पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे जो सेपरेट होके काम करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह रखेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। दोनों सेपरेट होके किसकी तरह बिहेव करेंगे जी? टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे जी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, हर एक डीएनए के पास एक पेरेंटल रहेगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड रहेगा। तो इस न्यू स्ट्रैंड को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को?
बताइए, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस, दिस स्कीम इज टर्म्ड एज अ सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसी को अपन सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं जी। क्लियर है? तो ये बात किसने बोली थी? ये बात आपका वॉटसन क्रिक ने बोल दिया था। कौन से ईयर में? 1953। अब आपको एक चीज ये याद रखना है, यहां पे याद रखना है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो कब बताया गया था? उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कब की गई थी? 1952 में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई थी। सुनिए ध्यान से, जो कि हर्सी और चेज ने किया था। 1953 में यह बताया गया था, वॉटसन और क्रिक ने यह बोला था कि डीएनए आपका सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो ईयर में बिल्कुल भी घपला मत कीजिएगा, ठीक है? ये बेटा कौन सा स्ट्रैंड है? ये पैरेंटल डीएनए, और ये पैरेंटल डीएनए के पैरेंटल स्ट्रैंड है। अब पैरेंटल स्ट्रैंड को अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, तुम्हारे पास ये सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा, ठीक है? ये न्यू स्ट्रैंड होगा क्या? और ये पैरेंटल स्ट्रैंड होगा। तो ऐसे डीएनए को, ओके, ऐसे डीएनए को अपन क्या कहेंगे? ये सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए, ये तुम्हारा सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए है जी। बच्चों ना ऑडिबल क्या? अभी आवाज आ रही है? अरे नहीं, लैग नहीं हो गया था एक्चुअली ना, मेरा घर का लाइट चला गया था। ना फाइन, ना फाइन, ना फाइन। क्लियर है? ये बातें क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि ये तुम्हारे पास ये वॉटसन क्रिक का मॉडल है। ओके, वॉटसन क्रिक का ये मॉडल है सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया था उन्होंने। क्या एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया? नहीं। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया बताइए? इसकी एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है वो किसने किया जी? मैसेसन स्टॉल ने किया था। ओके, इट इज नाउ प्रूवन दैट कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कॉन्जर्वेटिवली होता है। तो सेमी कॉन्जर्वेटिव में एक होगा पेरेंटल स्ट्रैंड और एक होगा कौन सा जी? डॉटर स्ट्रैंड। यही होता है ना, एक पेरेंटल और एक डॉटर स्ट्रैंड होगा जी। ओके, इट वाज शोन फर्स्ट इन द इचुरेशिया कोलाई। कहां पे स्टडी किया गया था इसको? तो इचुरेशिया कोलाई की कॉलोनीज पे, इसकी कॉलोनीज बना के उस पर ये प्रूफ किया गया। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली आगे चल के उसको हायर ऑर्गेनिज्म पे भी प्रूफ किया गया। क्या? कि हमारे अंदर में जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है जी। जैसे कि सच एज अ प्लांट और तुम्हारे ह्यूमन सेल्स, इनके ऊपर भी प्रूफ किया गया। देखिए, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉहल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। लेकिन डीएनए सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये वॉटसन क्रिक ने कब बताया था? ये वॉटसन क्रिक ने कब बताया था? 1953 में बताया था ना। देख रहे हो, वो तो 1953 में इन्होंने बताया था ना। 1953 में इन्होंने बताया था जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो तुम्हारे पास, ये देखो ना, यहां पे लिखा हुआ है ना कि सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। बट इसकी जो वेरी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो 1958 में की गई। ध्यान देना आपको। सुनो, पहले क्या हुआ? पहले आपको ये तो पता है ना कि आइसोटोप क्या होता है। कितने बच्चों को आइसोटोप का मतलब नहीं पता है? केमिस्ट्री पढ़े हो जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट रहता है। मैं लिखवा देता हूं यहां पे। आइसोटोप क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास जो है वो आपका अलग रहेगा। क्लियर है? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास तुम्हारे पास अलग रहेगा जी। क्लियर है? ठीक है। अब यार बेटा N15 जो था ये हैवी आइसोटोप था या लाइट आइसोटोप था? तो ये मेरा हैवी था। और नॉर्मली तुमको नाइट्रोजन का N14 देखने को मिलता है।
ये नॉर्मल जो आप लोगों को नाइट्रोजन देखने को मिलता है ना, वो आपको N14 वाला मिलता है जी। क्लियर है? क्या ये बात है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो N14 है ना, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं। इसके एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या है? 7 होती है। एटॉमिक नंबर तो 7 है भैया, एटॉमिक नंबर आपकी 7 होती है। डन। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इतनी बातें क्लियर होगी? चलो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दे ग्रू दी ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, मतलब N15 हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में इकोलाई को ग्रो करवाया, जिसकी वजह से इकोलाई के डीएनए के अंदर कौन सी डीएनए पहुंच गई, कौन सा नाइट्रोजन चला गया, कौन से बेस का नाइट्रोजन चला गया जी? हैवी नाइट्रोजन बेस उसके अंदर चला गया। देखो, सो दे ग्रू द ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, मतलब N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। रेडियो एक्टिव बोला है क्या? नहीं बोला है। एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। अच्छा, मेनी जनरेशन क्यों किया? इसका रीजन आता है सर, बहुत जनरेशन क्यों किया? बहुत जनरेशन क्योंकि N15 जाके इनकॉर्पोरेट हो जाए, ओके, सो दैट कि N15 जो है ना, ये जाके इनकॉर्पोरेट हो जाए। द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो जो भी डीएनए अब इकोलाई बना रहा था ना, उनमें से आपको N15 देखने को मिल रहा था, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल could be distinguished from the normal DNA। देखो, अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि मेरे पास अब जो ये हैवी डीएनए के पास कौन सा नाइट्रोजन रहेगा बेटा जी? आपने बोला N15 वाला नाइट्रोजन रहेगा। ये क्या रहा है कि हम इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, मतलब सेपरेट कर पा रहे हैं फ्रॉम दी नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए के पास क्या रहेगा जी? N14 रहेगा। कैसे? तो सेंट्रीफ्यूगेशन से। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे सीजियम क्लोराइड के अंदर, तो क्या होगा? तो जो N14 रहेगा वो सबसे नीचे जाके एक बैंड बनाएगा क्या, और जो N14 होगा वो सबसे ऊपर फ्लोट करता हुआ मिलेगा जी। ओके, प्लीज नोट दैट द N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव नहीं है, ये हैवी और लाइट वेट आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। क्लियर है? क्या ये बात है? क्लियर है? टू मेंटेन द यूनिफॉर्म डिस्टेंस अंशुल, उसके लिए वो तुम्हारे ऑल्टरनेट रहते। क्लियर है? ये रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास क्या है जी? आइसोटोप्स हैं ये। एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे एक एक्सपेरिमेंट सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले ई कोलाई को कौन से मीडियम में ग्रो कराया गया? N14 या N15? बताइए सबसे पहले इसको कहां पे ग्रो कराया गया? तो आप बोलेंगे सर इसको N15 में ग्रो कराया गया। ठीक है, N15 को N14 से कैसे अलग किया जा सकता है बेटा? तो हम लोग सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट मैकेनिज्म से इसको अलग कर सकते हैं जी। क्लियर है? मजा आ रहा है? क्लियर? अब सुनो, अब आगे हुआ क्या जी? अब इन्होंने बहुत जनरेशन तक N15 में इकोलाई को ग्रो कराया। अब उसके अंदर क्या फिट हो गया बेटा? क्या फिट हो गया? उस इकोलाई में कौन सा नाइट्रोजन बेस? आपका N15 फिक्स हो गया। अब उन्होंने क्या किया ना, उस इकोलाई को निकाला और उस इकोलाई के अंदर के डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन है? N15 वाला है। अब उस इकोलाई को उन्होंने N14 मीडियम पे रखा। देखो अगला क्या कह रहा है कि दे ट्रांसफर्ड द सेल, कौन से सेल? जो इकोलाई सेल्स थे, into a medium with the normal N14 isotope and took the sample at a various definite time interval। ओके, डिफिनाइट टाइम मतलब 20, 40, 60, 100 इस तरीके से उन्होंने निकाला। As a cell multiplied and extracted the DNA that remained as a double stranded DNA। तो उन्होंने क्या देखा कि डीएनए अभी भी कितने स्ट्रैंड पे? 2 ही स्ट्रैंड पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है। The various samples were separated independently on the cesium chloride gradient to measure the density of the DNA। आहा, तो देखो उन्होंने जो सैंपल्स को लिया ना, वो सैंपल लेते थे और वो सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट में उसको सेंट्रीफ्यूज करते थे। तो कॉमन सी बात है, अगर 20 मिनट में जब उन्होंने लिया सैंपल को, 20 मिनट वाले डीएनए इकोलाई के सैंपल को लिया और जब सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या मिला उनको? बताओ। उनको 2 बैंड देखने को मिला। एक बैंड कैसा बैंड मिला होगा? 20 मिनट पे उनको 2 बैंड मिला। 2 बैंड कैसा मिला जी? दोनों के दोनों आपके हाइब्रिड वाले, बीच में दोनों के दोनों बैंड मिले। फिर बोला ठीक है, फिर 40 मिनट के बाद उन्होंने सैंपल को लिया और सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज किया तो उनको क्या मिला जी? 40 मिनट बाद कि हमारे पास 4 डीएनए हैं, 4 में से 2 हाइब्रिड है, 2 मेरे पास लाइट डीएनए, मतलब एक बैंड ऊपर मिला और एक बैंड तुमको बीच में मिला। फिर उन्होंने वही काम क्या किया जी बेटा? 40
60 मिनट के बाद किया, 60 मिनट के बाद किया तो उनको कितना मिला जी, उनको यहाँ पे टोटल 8 डीएनए मिले। 8 में से फिर देखा कि इनको 2 ही स्ट्रैंड मिल रहा है, एक तो हाइब्रिड बीच में मिला और एक ऊपर मिला लाइट। क्लियर है, क्या ये बात है क्लियर है? ये सभी को ये पॉइंट समझ में आया जी? सो द वेरियस सैंपल वेर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन द सीजियम क्लोराइड, तो इंडिपेंडेंटली इन्होंने सेपरेट किया जी, ठीक है। कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज? ये कौन सा है, सेंट्रीपिटल है कि कौन सा है? तो सर डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे सेपरेट हो जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आइए देखो, ये वो है। तो ये सबसे पहले तुम्हारा N15 मीडियम है, ठीक है, N15। तो जब उसको तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल तो आपको हैवी डीएनए देखने को मिलेगा, इस तरीके से हैवी N15 इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। फिर 20 मिनट के बाद, जो कि इनका पहला जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, क्या मिला इनको? 2 हाइब्रिड डीएनए मिला। ओके, क्या कोई भी लाइट डीएनए मिला और कोई भी हैवी डीएनए मिला? कोई भी नहीं मिला। अब सेकंड जनरेशन 40 मिनट के बाद किया गया, तो सेकंड जनरेशन में क्या मिला? अगर आपको देखोगे तो 4 डीएनए मिले सेकंड जनरेशन में, 2 तुम्हारे लाइट डीएनए मिले और 2 तुम्हारे पास हाइब्रिड डीएनए मिले। क्या इस तरीके से मिला क्या? ओके यस, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं वीकेएच में देख लेता हूं, बता दूंगा मैं। यहां तक इसको डाउट है क्या? अगर बेटा अगर 60 मिनट के बाद देखोगे कितने मिलेंगे? 8 डीएनए मिलेंगे। 8 में से बेटा 8 में से 2 तुम्हारे हाइब्रिड होंगे और 6 तुम्हारे क्या होंगे? लाइट डीएनए होंगे। फिर 80 मिनट्स के बाद क्या होगा? 80 मिनट्स 80 मिनट के बाद क्या होगा जी? टोटल ये होंगे, क्या कहते हैं अपने पास, 16 होंगे। 16 जिनमें से 2 अभी भी हाइब्रिड डीएनए होगा और 14 लाइट डीएनए। यही था, यही था। ओके 14। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जी। क्लियर है? एनसीईआरटी देखो वही 10 द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14 मीडियम। देखो N15 से N14 मीडियम में जब ट्रांसफर किया, मतलब 20 मिनट के बाद जब कलेक्ट किया गया, ओके, ई कोलाई डिवाइड्स इन एवरी 20 मिनट्स। दे हैड अ हाइब्रिड और अ इंटरमीडिएट डेंसिटी। कितने मिले थे? 20 मिनट के बाद 2 हाइब्रिड डीएनए मिला था, 2 हाइब्रिड डीएनए मिला था 20 मिनट के बाद, ठीक है। द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर द अनदर जनरेशन, मतलब सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन है, मतलब 40 मिनट के बाद, इट वॉज कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ इट्स हाइब्रिड डीएनए। मतलब कितना हाइब्रिड डीएनए? 2 मिले थे। इक्वल अमाउंट बोला ना यहाँ पे, इक्वल का मतलब कितना? कुल 4 डीएनए मिले टोटल, टोटल 4 डीएनए मिले। 4 में से 2 हाइब्रिड मिला है और 2 तुम्हारा लाइट डीएनए मिला। अब एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ रही है? अब एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ रही है? ये जो बोला ना इसने कि सेकेंड जनरेशन वॉज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, मतलब टोटल आपको 4 डीएनए देखने को मिले थे सेकेंड जनरेशन में, जिनमें से 2 हाइब्रिड था और 2 लाइट था। समझे? अगला देखो, अब तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही इफ ई कोलाई इज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, मतलब कौन सा जनरेशन है ये 4th जनरेशन है क्या? ये 4th जनरेशन है, 4th जनरेशन। 80 मिनट्स अगर तुम ग्रो कराओगे तो क्या होगा? अगर तुम इसके 3rd जनरेशन में कितना होगा? 3rd जनरेशन में 4 से 8, इसमें 80 मिनट्स में तुम्हारे पास कुल कितने मिलेंगे बताइए? 16 डीएनए मिलेगा, 16 में से 2 हाइब्रिड मिलेगा और 14 तुम्हारे पास लाइट डीएनए मिलेंगे। तो रेशियो 1/7 का आएगा क्या? 1/7 का रेशियो देखने को मिलेगा। क्या सभी को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या जी? क्या सभी को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बहुत अच्छे तरीके से बताओ। हरदम तुम्हारे पास हाइब्रिड कितने मिलेंगे? ऑलवेज हाइब्रिड विल बी योर, हाइब्रिड विल बी योर, हाइब्रिड विल बी योर 2 ओनली। क्लियर है? एंड व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड? तो लाइट और हाइब्रिड का प्रोपोर्शन कितना रहेगा बताइएगा? लाइट तुम्हारे 75% मिले हैं और 25% तुमको हाइब्रिड देखने को मिला है, ऐसा तुम कह सकते हो जी। ठीक है, अच्छा
अब ये एक्सपेरिमेंट कोई टीचर समझाते नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ये जो टेलर एक्सपेरिमेंट है मैं समझाऊंगा किस तरीके से काम करता है। अ वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, अब देखो तुम बड़े गौर से देखना, मिसेल्सन स्टाहल ने अपनी एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर की थी, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट के ऊपर। ये पेपर में आएगा तो तुम्हारा मुंह नहीं बनना चाहिए। तो ये था, ये एक्सपेरिमेंट वाज ऑन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट, ई कोलाई तुम्हारा प्रोकैरियोट होता है ना, लेकिन जो अगला एक्सपेरिमेंट है ना वो यूकैरियोट्स के ऊपर किया गया था। तो अगर कोई पूछे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट्स में, किसने बताया इसको, एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया यूकैरियोट्स में, तो आप बोलेंगे टेलर ने। अगर प्रोकैरियोट बोलेगा तो मिसेल्सन स्टाहल होगा। समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। अ वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट involving the use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on the Visia faba या faba beans। तो ये क्या हुआ, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, बताइए। ये यूकैरियोट है। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाता हूं। बाय टेलर और उनके कलीग्स ने मिलकर किया था 1958 में, मतलब सेम टाइम पे। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन द क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। वापस से लाइन में पढ़ता हूं क्या कह रहा है। द सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूजिंग द रेडियोएक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन द वीसिया फाबा। ये किस तरीके से किया गया था आपको ब्लैंक पेज पे समझा रहा हूं, ब्लैंक पेज पे समझिए। तो जो टेलर की एक्सपेरिमेंट थी, जो टेलर की एक्सपेरिमेंट थी वो क्या थी, तो उन्होंने ना क्या किया जी, जो फावा बीन्स होते हैं उनके प्लांट रूट के सेल्स को लिया जी, जो उनकी प्लांट रूट सेल्स है ना उसको लिया उन्होंने। ही वर्कड ऑन फावा बीन्स या वीसिया फावा बोलो, इसके ऊपर उन्होंने काम किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया जी बेटा, प्लांट रूट सेल को लिया, ठीक है, और उसके ऊपर रेडियो एक्टिव, उसको ट्रीट कराया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से। अब जो थाइमिडीन है वो सिर्फ और सिर्फ इट इज ओनली फाउंड इन डीएनए, इट इज ओनली फाउंड इन डीएनए। तो बताओ यार, तुम मुझे बताओ नॉर्मली क्या होगा जब प्लांट रूट सेल को जब रेडियो एक्टिव जब थाइमिडीन से ट्रीट कराया तो क्या आउटपुट आया, जो डीएनए मिला ना, जो उनको डीएनए मिला जो डीएनए मिला उस डीएनए में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रहा था। उस डीएनए में क्या मिला जी बेटा, रेडियो एक्टिविटी को देखने को मिला। ये रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है। फिर बाद में जब तुम्हारे पास अब इसी डीएनए को नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया, नॉर्मल मीडियम, तो क्या देखने को मिला कि मेरे पास दो स्ट्रैंड बने, एक मिनट बच्चों, दो स्ट्रैंड बने हैं, ठीक है। एक स्ट्रैंड में क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला, एक स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला और दूसरे स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिला। क्लियर है, क्लियर है, क्या बात है, क्लियर है। तो एक स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला और दूसरे स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिला। इससे ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है जी। तो ये एक्सपेरिमेंट था वीसिया फाबा का। क्या ये क्लियर है? अब एनसीईआरटी लाइन, सो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूजिंग द रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था और आइसोटोप्स को किसने यूज किया था, आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव नहीं था वो सिर्फ आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव नहीं था, आइसोटोप को मिसेल्सन स्टाहल ने यूज किया था। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बहुत प्रॉपर्ली, बहुत प्रॉपर्ली, यस। बताइए कि डीएनए सेमी
इफेक्टिवली रेप्लिकेट करता है, उसका ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था जी। बताइए ना एक बारी, क्लियर है सभी को? तो शाल वी मूव अहेड नाउ, शाल वी मूव अहेड, आगे बढ़े। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब यार अब हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन समझ आएगी। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होता है? अब यहां से ना बच्चों को कंफ्यूजन शुरू होता है, जो कि मैं अभी दूर करने वाला हूं जी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है अनवाइंडिंग या अनजिपिंग। स्टेप 1, अनवाइंडिंग या अनजिपिंग कहते हैं, जिसको कहते हैं, समझिए बेटा कि मेरे पास ये डीएनए मेरा इतना बड़ा है, ये डीएनए मेरा इतना बड़ा है, समझिए डीएनए मेरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा मेरे पास डीएनए मेरे पास प्रेजेंट है। अब बड़े गौर से बताओ, क्या कहीं से भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा क्या? क्या ये रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू हो जाएगा क्या? क्या हो गया आज? थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू होगा क्या? कहीं से भी शुरू नहीं होता है, कहीं से भी शुरू नहीं होता है, ऐसी बात नहीं कहीं से भी शुरू होगा। ये जिस पॉइंट से शुरू होता है उसे ओराई साइट कहते हैं, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। समझिए ये कहीं से भी शुरू नहीं होगा, ये जहां से शुरू होता है ना उसे अपन कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस साइट को अपन क्या कहते हैं बेटा? इस साइट को अपन कहते हैं ओराई साइट कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं। क्लियर है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अच्छा, यहां पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम आके बाइंड करेगा? बताइए, यहां पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा? यहां पे सर सबसे पहले आएगा डीएनए हेलिकेस। डीएनए हेलिकेस आके सबसे पहले बाइंड करेगा, और डीएनए हेलिकेस क्या करेगा बेटा? अब जो ये डीएनए हेलिकेस है इसके बारे में देखिए, पढ़िए। ये ब्रेक कर देगा क्या बॉन्ड्स को? ये ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड को, किसके बीच में? इट ब्रेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ देगा जी। और ये आपका मेन एंजाइम है किसके लिए? ये मेन एंजाइम है फॉर अनवाइंडिंग, और यही आपका अनवाइंडिंग करवाएगा। तो ये आपका मेन एंजाइम है जो कि इसको खोलना शुरू करेगा। इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है ना, इनको अलग कौन करेगा? क्योंकि सारे नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़े हुए हैं? सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं जी। तो सबसे पहले डीएनए हेलिकेज आके क्या करेगा जी? इन डबल बॉन्ड को तोड़ना शुरू करेगा। जब ये टूटे, जब ये टूटे, जब ये टूटे, तो अगर तुम बड़े गौर से देखोगे ये कुछ इस तरीके से आपको देखेगा। ये क्या हो गया यार? अगर आप बड़े गौर से देखोगे, ये मेरा ओराई साइड था, ये मेरा ओराई साइड था, ये मेरा ओराई साइड था, ये वाला। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, ये हो सकता है ना कि दोनों स्टैंड वापस से पास पास में आ जाए। यहाँ पे ओराई, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज ने काम करके अनवाइंडिंग कर रहा है, ये अनवाइंडिंग कर रहा है, ये अनवाइंडिंग कर रहा है। हो सकता है कि दोनों स्टैंड वापस से पास पास में आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर आके लगते हैं सडनली। अब इसके ऊपर कौन आके लगेगा? एसएसबीपी। कौन आके लग गया? ये एसएसबीपी। इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीपी। एसएसबीपी है कि नहीं? एसएसबीपी। अब ये एसएसबीपी क्या करेगा जी? इट विल प्रिवेंट द रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इट विल प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वापस हाइड्रोजन बॉन्ड है ना,
ना बने जिससे कि चिपक जाए। क्लियर है? क्लियर है? ये बात है क्लियर है? अब सुनो यार, अभी अगर एक मेरे पास धागा है, समझिए मेरे पास ये धागा है, ठीक है, ये मेरे पास धागा है, समझिए, और मेरा ये इस तरीके से कॉइल्ड था। मैं पहले इसको कॉइलिंग कर लेता हूं, ठीक है, समझिए, और ये मेरा ओराई साइड था, ठीक है, और जैसे मैंने इसको ओपन किया, जब ये ओपन हुआ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेंशन आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है ना, इस कोने पर आपको टेंशन देखने को मिल रहा है, मतलब सुपर कॉइलिंग, जिसे अपन सुपर कॉइलिंग कहते हैं, ओके, सुपर कॉइलिंग बन रहा है। लेकिन अगर डीएनए में अगर ऐसे सुपर कॉइलिंग होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, ओके, दिक्कत हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, अब होगा क्या ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर कहीं पर थोड़ा सा दूर जाके ना, थोड़ा दूर जाके आपके ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह पर कौन बाइंड करेगा, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग, ये प्रिवेंट करेगा सुपर कॉइलिंग। अगर सुपर कॉइलिंग हो गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, ओके, तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा जी। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? 1 रुपए का भी, 1 पैसे का भी, 1 पैसे का भी, ठीक है। क्या डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं पर भी शुरू हुआ क्या? पहले मैं जो जो बातें बोला हूं ना, पहले एक बार इसको लिख लो। क्या डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं पर भी शुरू हुआ क्या? नहीं सर, डीएनए रेप्लिकेशन ये कहां पे स्टार्ट करेगा, स्टार्ट फ्रॉम सर्टन, एक पर्टिकुलर सर्टन स्पेसिफिक साइट, सर्टन स्पेसिफिक साइट पर होता है, विच इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं ओराई साइट। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यहीं पर तुम्हारे पास क्या होगा बेटा जी, यहीं पर तुम्हारा रेप्लिकेशन होगा जी, ठीक है। अच्छा, अब यार आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, प्रोकैरियोट्स में जो ओराई साइट होता है वो बहुत सारी होती है कि सिंगल होती है? प्रोकैरियोट्स में आपको पता नहीं क्या है यार, प्रोकैरियोट्स में ये जो ओराई साइट है वो बहुत होती है कि सिंगल होती है? सर सिंगल ओराई साइट होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारी ओराई साइट होती है जी। बहुत सारी आपकी ओराई साइट्स होती हैं। क्लियर है बेटा? कौन कौन से एंजाइम के बारे में अपन ने बात किया, कौन कौन सी एंजाइम होती है? एक है डीएनए हेलिकेस, इसने अनबाइंडिंग कराया। फिर है एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडेड प्रोटीन, जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से बचाया। फिर थर्ड था तुम्हारा टोपोआइसोमरेज। होते बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को, अपने लेवल के लिए अपने को इतना ही नाम याद रखना है बस। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? ये स्टेप 1 सभी क्लियर हो गया? स्टेप 1 आपको क्लियर हो गया, अनवाइंडिंग हो गया, अनजिपिंग हो गया, ओके, सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, ये बातें सभी क्लियर हो गई, इतनी बातें। अब हम बात करेंगे बेटा स्टेप 2 के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 जो कहता है ना, वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब न्यू चेन कब बनेगा और कैसे बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, न्यू चेन कैसे बनता है, किस डायरेक्शन में बनता है और कैसे बनता है, उन सभी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहां पे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? पहले बताओ, किसी को यहां तक बिल्कुल भी 1 पैसे का भी डाउट है क्या? टिल सिंगल लेटर ऑफ डाउट बिल्कुल भी नहीं? बताइएगा, नहीं ना? समझिए, तो यार आपको मैं एक एक पॉइंट यहां पे समझाता हूं, जो कि आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। कभी भी न्यू चेन बनता है ना, वो आपका हरदम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। इसका मतलब डीएनए स्टैंड कौन सा होगा?
इसका मतलब जो डीएनए का स्टैंड होगा वो कौन सा होगा फिर, अगर हरदम अगर तुम्हारे पास डीएनए रेप्लिकेशन जो है न्यू स्टैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, सो डीएनए का कौन सा स्टैंड होगा जी, तो डीएनए का तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड होगा, मतलब पेरेंट का 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड होगा। अब मैं अभी आपको बताऊंगा जी बेटा, जो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या वो बाई डायरेक्शनल है क्या वो दोनों डायरेक्शन में चलता है क्या, 5 प्राइम टू मतलब ऊपर से भी नीचे से भी, आपका ये बाई डायरेक्शनल होता है। मैं कर एक एक लाइन अभी ना आपको मैं बगल में लिखा बताऊंगा प्रूफ करके। बाई डायरेक्शनली तुम्हारे पास डीएनए रेप्लिकेशन चलते रहता है जी। यहां पे जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व है जो न्यू चेन बनाने में आपको हेल्प करेगा वो है कौन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या कह रहा हूं मैं, हेलो, कौन है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एक तुम्हारा मेन एंजाइम है जो करवाता है जी। सो यार प्रोकैरियोट्स में, अभी इनके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के होते हैं। कौन से, डीएनए पॉलीमरेज 1, फिर है डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 प्रकार के प्रोकैरियोट्स में होते हैं जी, ठीक है। और यूकैरियोट्स में ये 5 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा। ओके, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला है। हमको यहाँ पे प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है बस, ठीक है। इनमें किस तरीके, बिकॉज ये सेम मशीनरी है ना, हमारे अंदर भी काम करता है जी। क्लियर है, ओके, यस, ये बातें क्लियर है। अच्छा, हमको ना इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन बेटा क्या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहेगा तो क्या रेप्लिकेशन हो जाएगा? नहीं होगा सर। इस एंजाइम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है, बातें मत करो प्लीज। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा दे कांट स्टार्ट द रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन कभी शुरू ही नहीं कर सकते हैं। दे कांट स्टार्ट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। दे कांट स्टार्ट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन कभी शुरू ही नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो यार फिर रेप्लिकेशन हमें शुरू कराना, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें लगेगी प्राइमेज की जरूरत। आरएनए प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज जिसको अपन कहते हैं, एक मिनट रुको, हमें प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी। अब प्राइमेज का मतलब कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी जी। अब ये क्या करेगा, ये एक प्रकार का एंजाइम है क्या, जो प्राइमेज है ना, ये एक प्रकार का एंजाइम है। अब ये प्राइमेज क्या करता है, ये प्राइमेज क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन करेगा। सुनो ध्यान से, ये प्राइमेज पहले आके बाइंड करके आरएनए प्राइमर बनाएगा, ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं एक एक चीज अभी डायग्राम में बताऊंगा जी। और ये आगे इनिशिएट करेगा रेप्लिकेशन को, ये रेप्लिकेशन को आगे फिर बढ़ाएगा। फिर एक और एक एंजाइम आता है यहां पे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा बेटा जी, ये ज्वाइन करेगा डीएनए फ्रेगमेंट को। लाइगेज का काम ही यही होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। हरदम तुम्हारा डीएनए कौन से डायरेक्शन में बनेगा, हरदम डीएनए तुम्हारा कौन से डायरेक्शन में बनेगा, मुझे बताइएगा। हरदम डीएनए तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। डीएनए नहीं कह रहा मैं, सॉरी, जो चेन होगा वो हरदम तुम्हारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, अच्छे से ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल भी डाउट है यहां तक किसी को, यहां तक नहीं ना? आइए जी, अब यार हम थोड़ा सा बात करते हैं एक अगले टॉपिक के बारे में। समझिए,
ये मेरा डीएनए, ये मेरे पास पैरेंटल डीएनए था, समझिए। और डीएनए इस तरीके से ना सेपरेट कर गया है। देखा, इसका नंबर लीक हो गया ना, तो फिर ये फिर कहते हैं कि सर आप नंबर हमारा लीक हो गया। एक मिनट रुकना। एक सेकेंड। ये मेरा डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। अब ये डीएनए तुम्हारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और ये तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये दिख रहा है? हमने क्या बोला, अब जो ये मैंने पहली लाइन बोली थी ना कि जो न्यू चेन है वो आपका हरदम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो ये किसके सेंस में हमने बात की थी? ये हमने किसके, ओ शिट, मैंने यहां पे गलत लिखा दिया, सॉरी, मैंने शायद 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोला था ना। ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। जो डीएनए बनेगा ना वो आपका हरदम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ओके, हरदम तुम्हारा 5 प्राइम। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, ये तुम्हारा पैरेंटल स्ट्रैंड है, ये पैरेंटल स्ट्रैंड है। मैंने बोला था शायद 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लिखा मैंने 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सुनो, सो पैरेंटल स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर है, तो सबसे पहले होता क्या है यहां पे? सबसे पहले, हाँ ठीक है, सुनो, तुम्हारे पास यहां पर सबसे पहले कौन आके जुड़ेगा बताइए? सबसे पहले तुम्हारे पास प्राइमेज आएगा। कौन आएगा जी? प्राइमेज आएगा। ये आके जुड़ा, प्राइमेज जैसे ही जुड़ा उसने क्या किया, आरएनए प्राइमर बनाना शुरू किया। ये आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है, क्लियर है? सुनो, और यहां पे ये कौन सा स्टैंड होगा? ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हुआ, ठीक है। फिर कुछ दूर तक आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड को बनाएगा। अब यहां पे कौन आके बाइंड करेगा? अब यहां पे आया है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब डीएनए को आगे आपके बढ़ाएगा। मतलब जो न्यू चेन का फॉर्मेशन हुआ है वो आपका हरदम कौन से डायरेक्शन में हुआ है? जो न्यू चेन बना है वो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बना है। तो पेरेंट के पास कौन सा स्ट्रैंड होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पेरेंट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर है गाइस? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू इज दिस वेरी मच क्लियर? अभी ओकाज़ाकी क्या होता है मैं भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई? अच्छे से बताना, अच्छे से बताना, ठीक है? ये तुम्हारा 5 स्ट्रैंड है। अच्छा, अब सुनो जी, अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? पक्का? तुम्हारी एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है यहां पे डीएनटीपीस के बारे में, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब क्या है? जिसको डीएनटीपीस कहते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत खतरनाक पैराग्राफ है, ये बच्चों को समझ में आता नहीं और मुंह बन जाता है उनका। ओके, डीएनटीपीस के बारे में आइए समझते क्या होता है डीएनटीपीस। देखो, अगर इसने बोला है न्यूक्लियोसाइड, बोला है न्यूक्लियोसाइड, अगर बोला हुआ है न्यूक्लियोसाइड बोला हुआ है, तो ये कैसा दिखेगा? मेरे पास ये शुगर है, ये मेरा शुगर है सर, ये मेरा नाइट्रोजन बेसेस है, ठीक है? और ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। करता क्या है ना, जो डीएनटीपीस है ना, ये काम करते हैं 2 पर्पस, दे सर्व डुअल पर्पस। इनके पास है ना 2 काम होता है।
क्या काम है सर वो दो बताइए थोड़ा, एक बारी बताता हूं मैं, बहुत मजा आएगा। पहली बात, ये काम करेगा सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? ये काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। किसकी तरह? ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। कौन से एंजाइम की सबस्ट्रेट की तरह, वही बताऊंगा जी। इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमने क्या बोला, आरएनए प्राइम, जो प्राइमेज था उसने आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन किया थोड़े टाइम तक किया, थोड़े टाइम तक किया उसने, थोड़े टाइम तक किया। समझिए मेरे प्यारे बालक को, यहाँ पे मैं थोड़े समय के लिए ना मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, मैं थोड़े समय के लिए रफ कर देता हूँ। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम एंड में कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा बताइए? कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा बताइए ना? 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा? आपने बोला सर OH ग्रुप फ्री रहता है, OH ग्रुप फ्री रहता है। समझिए यहाँ पे अगला मेरा न्यूक्लियोटाइड है तुम्हारा, अगला नाइट्रोजन बेस है A, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा G। समझो कि यहाँ पे तुम्हारा T था और यहाँ पे C था, तो उसके करस्पॉन्डिंग में A बना। अब ये बना कैसे? ये बना कैसे जी? ये बना कैसे जी? अब ये तुम्हारे पास एडेनिन है जो कि नाइट्रोजन बेसिस है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है। यहां पे क्या तुम्हारा बॉन्ड बना? बॉन्ड बना, बॉन्ड बना। समझिए ये गुआनिन है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। क्या बॉन्ड बना आपका? बॉन्ड बना। तो क्या बेटा सबस्ट्रेट की तरह कौन का, जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनटीपी है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो क्या तुम्हारा सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है क्या? क्या जो तुम्हारा जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो तो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़, नाइट्रोजन बेस को जोड़ते हुए चला जाएगा, लेकिन ये जो तुम्हारे पास है एक्चुअली में वो है कौन? वो है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो पहला काम क्या है? इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर अ एंजाइम। सेकंड इट प्रोवाइड एनर्जी। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है इट प्रोवाइड एनर्जी। सर एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराएगा मालिक? ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराएगा? एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाएगा? सुनिए समझिए, हमने क्या बोला कि ये मेरा नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है, ये मेरा शुगर है, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। इसको अपन ने DATP बोला, चलो DATP का इसको नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नाइट्रोजन बेसिस लिया है वो कौन सा नाइट्रोजन बेसिस है तुम्हारा? एडेनिन है, एडेनिन है, समझो एडेनिन है, ठीक है। इसके ऊपर एंजाइम ने काम किया, डीएनए पॉलीमरेज ने इसके ऊपर काम किया और क्या बना तुम्हारे पास? एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये बना। और फिर बाद में ये जो PP है वो अलग हो गया क्या? PP इसे कहते हैं पायरोफॉस्फेट। अरे यार ये ऐसा क्यों? ये जो PP है ना, इसे क्या कहते हैं अपन? पायरोफॉस्फेट। इसे पायरोफॉस्फेट कहते हैं। और ये पायरोफॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि रेप्लिकेशन करवाने के लिए एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पे अलग से एनर्जी नहीं आता है, अलग से एनर्जी नहीं आता है। ये जो तुम्हारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा और अपना खाना लेके आता है साथ में, अपना खाना अपने साथ ही लेकर आता है, वो उसी को तोड़ के पायरोफॉस्फेट बना के, और ये पायरोफॉस्फेट तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जी। मजा आ गया? ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का काम है जी। क्या यहां तक किसी को डाउट है बेटा? क्या किसी को यहां तक बिल्कुल भी डाउट है? बिल्कुल भी डाउट है नहीं ना? चलो अब यार मैं तुमको ना 2 चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत क्लासिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कैसे बनता है वो मैं बताता हूं। समझिए बेटा, ये मेरा पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है क्या? यहां पर इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? मतलब इस डायरेक्शन में ना रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं इसको, कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब मुझे बताइए न्यू चेन का फॉर्मेशन हरदम किस डायरेक्शन में होगा? आपने बोला सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसका मतलब पेरेंट का कौन सा स्टैंड होगा? पेरेंट आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को अपन लेंगे, ठीक है। समझिए बेटा यहां पे हुआ क्या? सबसे पहले कौन हुआ?
सबसे पहले ये कौन आया, ये आया तुम्हारा 5 प्राइम वाला, आया 5 प्राइम, और तुम्हारा यहां पे क्या बना, ये है आरएनए प्राइमर, बना आरएनए प्राइमर, ठीक है। फिर तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज आया और तुम्हारा इस तरीके से क्या हो गया बेटा जी, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो गया और तुम्हारा एक न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। ये क्लियर है? अच्छा, अब समझिए, अब तो ये तो 5 प्राइम है ना, अब इसमें क्या होगा, समझिए, यहां पर कहीं पर आरएनए प्राइमर आया और वो तुम्हारा जुड़ा, यहां पे जुड़ा, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये 3 प्राइम होगा, सॉरी ये 5 प्राइम होगा, क्योंकि हरदम जिस आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, पहले आरएनए प्राइमर आया, फिर बाद में आपका इस तरीके से डीएनए आगे बढ़ा, ये तुम्हारा 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये इतना हुआ, ठीक है। अब क्या बेटा, ये अनवाइंडिंग होता हुआ चला जाएगा और ये तो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सेकंड सिनेरियो समझो, अब सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी को है ना पूरा कॉपी कर लेता हूं। अब मेरे बच्चों यहां पे समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, समझिए। अब क्या हो गया, अब ये थोड़ा और खुल गया, या पूरा बना ही लू क्या, तो पूरा बना ही देता हूं, समझिए, वो रेप्लिकेशन फॉर कभी और खुल गया, ठीक है। ये तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये रेप्लिकेशन फॉर के, और ये इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। सुनिए, हो क्या रहा है यहां पे, सबसे पहले तुमने देखा यहां पे क्या था, यहां पर आपका ये कौन था, आरएनए प्राइमर था, उसके बाद डीएनए ने आके इसको इलोंगेट कर दिया, डीएनए ने आके इसको, पहले यहां तक बना हुआ था 3 प्राइम, और डीएनए पॉलीमरेज आके इसको, ये पहले 3 प्राइम यहां तक बना हुआ था, फिर अब ये और आगे की ओर एक्सटेंड हो गया, जैसे जैसे ये खुलता गया, ठीक है। इसके पहले अगर आप इस साइड में देखेंगे, जहां पे पैरेंटल तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यहां पे क्या था जी, कहीं पे यहां पे आरएनए प्राइमर आपके आके जुड़े हुए थे, और मेरे डीएनए इस तरीके से यहां पे, ये 5 प्राइम था और ये 3 प्राइम था, और मेरा यहां पे बॉन्ड बन रहा था। अब सुनो क्या हो गया, अब बड़े गौर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब फिर यहां पे क्या था कि दूसरा आरएनए प्राइमर है ना, वो कहीं यहां पे जाके जुड़ता है, दूसरा आरएनए प्राइमर, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से डीएनए एक नया आपके पास यहां पे बनेगा, इस तरीके से बन रहा है, या कॉन्टिन्यूअसली बन रहा है क्या, ये तुम्हारा 5 प्राइम और ये तुम्हारा 3 प्राइम, क्या ये कॉन्टिन्यूअसली बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तुम इसको बड़े गौर से देखना जी, ये जो ब्लैक में जो दोनों था, ये क्या है, ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड थे, मतलब पैरेंटल स्ट्रैंड थे, ये है कि नहीं, ये तुम्हारे पैरेंटल स्ट्रैंड थे। अभी अगर इस साइड के पैरेंटल स्ट्रैंड की अगर तुम पोलैरिटी देखोगे, उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है क्या पोलैरिटी है। क्या ये कॉन्टिन्यूअसली बन रहा है, नहीं सर, ये कॉन्टिन्यूअसली नहीं बन रहा है, ये तो आपके पास, ये तो सेगमेंट में बन रहा है, इसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ओके, यस। और इस स्ट्रैंड को अगर आप देखोगे, इस स्ट्रैंड में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो पुराना वाला है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बनता है, क्लियर है। ये स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड होगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा और ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। मजा आ गया क्या, ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहां पर अपन ने डीएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज किया है,
हमने डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि आपको यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 के बिना रेप्लिकेशन होगा नहीं, ओके, आपका वो होगा नहीं, ये बात आपको पता होना चाहिए जी। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये क्या क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। क्या करता है बेटा, ये तुम्हारा आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, पहली बात, ये रिमूव करेगा आरएनए प्राइमर को, पहली बात। दूसरी बात, ये शॉर्ट चेन होता है क्या, जो कि गैप को भी फिल करेगा, बिकॉज अगर हम प्राइमर को अगर हटा देंगे, तुम बड़े गौर से समझो, तुम बड़े गौर से समझो, यहां से जब प्राइमर हटा, यहां से अगर प्राइमर हटा तो प्रॉब्लम होगा ना, तो ये तुम्हारे पास शॉर्ट चेन जो गैप की फीलिंग करेगा, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद हमको इनको चिपकाना भी तो है ना, हमको तो इनको चिपकाना भी है, इसके लिए कौन होगा जी, ओके, डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज क्या करता है, वो ज्वाइन करा देगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को। क्या मजा आ गया, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गई, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया क्या, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जी, अच्छे से क्लियर हो गया क्या, अच्छे से क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर है, ओके। तो अगर हम बात करेंगे, एक कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद एनसीईआरटी की मैं रीडिंग कराऊंगा। पहली बात, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा, सेमी कॉन्जर्वेटिवली, सेमी कॉन्जर्वेटिवली, यस, एंड बाई डायरेक्शन। ये सर दोनों डायरेक्शन में चल रहा है क्या, बाई डायरेक्शन प्रोसेस है। अब यहां पर जो मैं बात अभी बताऊंगा ना, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि ये गलत एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं नहीं गलत नहीं लिखा है, टीचर को समझ में नहीं कि लाइन लिखा क्या है यहाँ पे। अगर आप बड़े गौर से देखोगे, थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि ई कोलाई अपने आप को, ई कोलाई अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है हर 20 मिनट में, ऐसा लिखा हुआ था कुछ नहीं, आपको यहीं पे भूल है, एनसीईआरटी वहां पे लिखी थी ई कोलाई अपने आप को डिवाइड करता है हर 20 मिनट में। सर सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सेल डिवीजन का मतलब है कि उसने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट किया है, और डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि उसने एसफेज कंप्लीट करके आगे गया है। तो प्रीवियसली जब सेमी कंजर्वेटिव नेचर जब अपन ने पढ़ा, तो वहां पे एनसीईआरटी क्या कह रही थी कि हर 20 मिनट में ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स, मतलब यहां पे जो डिवाइड का मतलब है ना, वो है सेल डिवीजन। आपके पास हर 20 मिनट में सेल डिवीजन हो रहा है। अब मैं तुमको दिखाता हूं एक बहुत बढ़िया चीज, ई कोलाई का सेल डिवीजन कितने मिनट में हो रहा है, ई कोलाई का सेल डिवीजन, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, सेल डिवीजन हर 20 मिनट में होता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कितने मिनट में होगा बताइए, 18 मिनट में होता है, गलत नहीं है वो। सेल डिवीजन 20 मिनट में होगा, डीएनए रेप्लिकेट करता है तुम्हारे पास 18 मिनट में। सर कितने बेस पेयर्स होते हैं, याद है आपको कुछ, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर ई कोलाई में, ठीक है। इसका मतलब हर मिनट कितने बेस पेयर बन रहे हैं, हर मिनट 2000 बेस पेयर, हर मिनट कह रहा हूं मैं, हर सेकंड 2000 बेस पेयर बन रहे हैं। क्लियर है क्या, ये क्लियर है, अच्छे से क्लियर है क्या, बताइए एक बारी, यहां तक किसको डाउट है, क्लियर, नो डाउट। चलो अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कॉन्जर्वेटिवली, उसके लिए हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, एक मिनट में, दो कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया उसके लिए। एक है तुम्हारा डीएनए सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, उसके लिए मेसेंजर इंस्टॉल प्रोकैरियोट्स में, ओके। और तुम्हारा यूकैरियोट्स के लिए टेलर की एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ ली है जी, ठीक है। टेलर ने रेडियो एक्टिविटी यूज किया था और मेसेंजर इंस्टॉल ने आइसोटोप को यूज किया था, ये पता होना चाहिए आपको। चलो अब यार इसमें कौन कौन सी मशीनरी और एंजाइम होती है, एक लाइन में पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इन द लिविंग सेल्स सच एज द ई कोलाई, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटालिस्ट, मतलब हमें एंजाइम लगेगा क्या जी, हमें क्या एंजाइम लगेगा क्या जी। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर डीएनए से डीएनए अगर मुझे बनाना है तो मुझे कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज,
कौन सा एंजाइम लगेगा जी? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये लगेगा। चलो सेकंड, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए बनाना है तो मुझे लगेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो क्या लगेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, ये लगेगा। चलो जी। So in the living cell such as the E. coli, the process of replication requires a catalyst या enzyme. The main enzyme is referred to as a DNA dependent DNA polymerase. प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। और यूकैरियोट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब रहते हैं। सिंस, अब सुनो, हमने यहाँ पे आपको जो लाइन बताई थी ना, अब मैं आपको ये लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैंने बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम होना बहुत ही जरूरी है जी, ठीक है। सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है एनसीईआरटी, क्या कह रही है? ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो किसको यूज करता है? क्या वो टेम्पलेट स्टैंड को ही देख के एक आगे की चेन बनाता है क्या? एनसीईआरटी की लाइन सुनिए क्या कह रहा है कि सिंस इट यूजेस कौन? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है चेन का बनना, चेन का बनना। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए टेम्पलेट स्टैंड को देख के ही पॉलीमराइज करवाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्या न्यूक्लियोसाइड यहां पे वर्ड यूज हुआ अभी तक? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज किया गया है, मतलब प्रॉपर्ली एक स्ट्रैंड बन रहा है। पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ, किसका चेन बन रहा है? तो डीएनए का। न्यूक्लियोटाइड वर्ड अभी इसने यूज किया, ठीक है। दिस एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे जो दिस एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम है, एज दे हैव टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। क्योंकि यार एक टेम्पलेट पे तो ऑलरेडी एक कोड है, उस कोड का सीधा उनको कॉम्प्लीमेंट्री बना के बहुत फास्ट तरीके से ऐड करना होता है जी, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे कि ई कोलाई हैज ओनली 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। कंपेयर इट विद द ह्यूमन, दोज डिप्लॉयड कंटेंट कितना है अपने अंदर? 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर, है ना। इट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन द 18 मिनट। अब देखो यहीं पे गड़बड़ी हो गया है, यहीं पर गड़बड़ी होता है। ई कोलाई में जो सेल डिवाइड करता है हर 20 मिनट में, लेकिन उनका डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है हर 18 मिनट में, बिकॉज रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि समझिए ई कोलाई में 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर है, और ह्यूमंस में 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर है डिप्लॉयड ह्यूमंस में। अब इसने क्या बोला, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है उसको पॉलीमराइजेशन जो करना था, जो अगला जो न्यू चेन बन रहा है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है उसको बहुत ही एफिशिएंट और बहुत फास्ट ऐड करना पड़ता है। जैसे कि ई कोलाई में सेल डिवाइड तो करेगा हर 20 मिनट में, लेकिन 18 मिनट में उसका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या? दैट मींस एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। हर सेकंड में 2000 बेस पेयर को ऐड करते हुए एकदम तेजी से बढ़ना होता है जी। अच्छा, ये सर सिर्फ जल्दबाजी में काम करना है क्या? नहीं, आराम से काम करना है। देखो, नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी वेरी फास्ट, सिर्फ फास्ट की जरूरत नहीं है, फास्ट होना चाहिए साथ में, बट ऑल्सो हैव टू कैटालाइज द रिएक्शन विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब अगर थोड़ा भी अगर इधर उधर अगर हो जाएगा तो क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन हो जाएगा। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज, अच्छा अब आ गया सर, रेप्लिकेशन क्या बिना एनर्जी का होगा? बिना एनर्जी का रेप्लिकेशन होगा? नहीं, बिना एनर्जी का रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता है, बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वो एनर्जी कहां से आएगा? तो अब देखिए एनसीईआरटी यहाँ पे डीएनटीपीस के बारे में बात करते हैं। सुनो क्या एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पे,
फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डी, क्या ये न्यूक्लियोटाइड है कि साइड है? ये साइड है या टाइड है बताइए? ओके दिमाग बताओ, ओके ठीक है दिमाग बताओ, दिमाग बताओ यार। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। जो डीएनटीपीज है ना, ये सर्व करते हैं डुअल पर्पस। क्या क्या देखो, इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, जैसे सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करेंगे, क्या सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करेंगे। जैसे कि तुम्हारे पास एडेनिन है, एक नाइट्रोजन बेसिस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये सबस्ट्रेट की तरह भी ऐड करेंगे क्या। और दूसरा, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन, किस फॉर्म में? तो पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जी। ओके ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है, ठीक है। तो जो डीएनटीपीज हैं ये पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट क्लियर है। तो ये आप लोग समझे, देखो सुनिए 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 क्या हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या है जी, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है डीएनटीपीज। तो ये तुम्हारे पास किसकी तरह काम कर रहा है जी, सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, एंजाइम काम करेगा, ये ब्रेक होंगे, इनकी पायरोफॉस्फेट ग्रुप अलग होगी, और ये उसके बाद क्या कर, देखो ये अब सीधा जाके क्या करेगा, एक ये बन गया न्यूक्लियोटाइड बन गया, जो कि अभी अटैच होके अपना काम करेगा, और दूसरा जो पायरोफॉस्फेट है वो आपका एनर्जी बना के देगा। इस तरीके से आपके पास काम हो रहा है जी, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। तो उसमें क्या हुआ जी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम किया, उसने क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड बना के दो फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर दिया, और ये फॉस्फेट ग्रुप उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, और जो ये है न्यूक्लियोटाइड वो पॉलीमराइजेशन में जाएगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस यस, तो वही बोला गया यहाँ पे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, the two terminal phosphate in deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphate, same as in the case of ATP। तो ये जो दो टर्मिनल फॉस्फेट बोला हुआ था वो एक्चुअली क्या थे, जो दो टर्मिनल फॉस्फेट बोला हुआ था ये तुम्हारे पायरोफॉस्फेट थे। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? तो मैं आपको फिर से समझा दूं एक चीज, एक बारी आपको मैं फिर से समझा दूं एक बारी इस चीज को, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं आपको फिर से यहां पे समझाता हूं। देखिए मेरे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है क्या? समझिए मेरे पास एडेनिन वाला है, ये उसका शुगर है, और ये ट्राइफॉस्फेट है। इसका डुअल काम होता है क्या? डुअल काम क्या होता है? डुअल काम, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, दो टर्मिनल फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, और ये जो एडेनिन है ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? शुगर है, फॉस्फेट, एडेनिन, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, लिखा है यहां पे। ओके डुअल पर्पस है, इट एडिशन एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट। ओके ये सबस्ट्रेट की तरह आपके पास काम कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा, ये आपके पास एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है क्या? ये आपका एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। बच्चों एक सेकंड मुझे दीजिएगा आप लोग। ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है आपको अच्छे से? ये बातें क्लियर है? कितने अच्छे से, कितने लोगों को पहली बार समझ में आया? देखो ये न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और ये जो तुम्हारे टर्मिनल फॉस्फेट थे, जो टर्मिनल फॉस्फेट थे, ये जो टर्मिनल फॉस्फेट से वो तुम्हारा एनर्जी बनाएगा, और ये एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है बेटा? ये एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी है। कितने लोगों को पहली बार ये समझ में आया? अच्छा गुरु ये है क्या? ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा। क्या मजा आ गया? क्या ये मजा आ गया? ठीक, किस तरीके से तुम्हारे पास एक एटीपी को अपन ने किस तरीके से तोड़ के ये बनाया, ये आपके पास सामने आपको दिया हुआ है जी। डन है?
इज इट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो। तो ये तुम्हारा डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था और ये इस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ही है। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट को अपन ने तोड़ा तो उसमें जो टर्मिनल फॉस्फेट्स है वो तो एटीपी की इक्विवेलेंट ही काम कर रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो जाके फिर बाद में जुड़ के पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। क्या इतने से काम हो जाएगा? आपको बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो मैनी एडिशनल में कौन कौन हो जाएंगे बेटा? जैसे कि आपके पास हेलिकेज हो गया, एसएसबीपी हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन with the high degree of accuracy, है ना? For a long DNA molecule, since the two strand of the DNA cannot be separated in its entire length, क्या DNA पूरे के पूरे सेपरेट होंगे? वो 2.2 मीटर के DNA पूरे के पूरे कभी सेपरेट नहीं होते। ड्यू टू वेरी हाई डिग्री ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर सभी को सेपरेट करना पड़ेगा तो ज्यादा एटीपी खर्चा होगा क्या जी? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी विल बी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जी। रेप्लिकेशन अकर विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए, स्मॉल ओपनिंग में ही होता है डीएनए हेलिक्स के। दे आर रिफर्ड टू एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में होता है बेटा? आपका जो चेन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो पेरेंट क्या होंगे? इसके अपोजिट होंगे। यस, दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, अभी से तुम्हारे पास कुछ और भी आगे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो ये समझिए अभी आप लोग ध्यान से जी। हमने क्या बोला? अब यहां पे एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप्लिकेशन जो है वो आपका हरदम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। अगर रेप्लिकेशन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अगर न्यू स्ट्रैंड बनेगा तो जो पैरेंटल स्ट्रैंड होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? सर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में होना चाहिए। हेलो, एनसीईआरटी की लाइन वही कह रही है क्या? कॉन्सिक्वेंटली वन स्ट्रैंड जो टेम्पलेट है विथ पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये भी ध्यान रखो, अगर पोलैरिटी अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी है तो जो स्ट्रैंड बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मैंने यहां पर बताया था क्या? अगर पोलैरिटी 3 प्राइम, देखो हम लोग कैसे करेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क, ऐसे बन रहा है क्या? उसका डायरेक्शन तुम देखो एरो, उसका डायरेक्शन ये कुछ है क्या? तो अपन भी कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, हम लोग भी ऐसे ही गिनेंगे। अगर टेम्पलेट जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, अगर टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो तुम्हारे पास जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉन्टिन्यूअस बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा? बताइए। वो बनेगा वो बनेगा कॉन्टिन्यूअस। तो ये पहली बात। कॉन्सिक्वेंटली वन स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की अगर पोलैरिटी अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, कितनी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर पोलैरिटी होगी, टेम्पलेट की पोलैरिटी अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअसली बनेगा। ठीक है। अगर अब तुम इसको देखो, इसकी पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है क्या? इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिख रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिख रही है। तुम देखो, while the other template strand जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, वहां पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा जी? डिसकॉन्टिन्यूअस। समझे आप लोग? तो अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो डायरेक्शन अपन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो अगर टेम्पलेट तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो तुम्हारी जो स्ट्रैंड बनेगी वो कॉन्टिन्यूअसली बनेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर तुम्हारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा तो डिसकॉन्टिन्यूअसली तुम्हारा स्ट्रैंड बनेगा। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? अगर चाहिए तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। समझिए कि मेरे पास ये डीएनए ओपन हो गया है, ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है, और रेप्लिकेशन तुम्हारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तुम देखो ये दोनों मेरे टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। अब यार आपका रेप्लिकेशन जो होता है हरदम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरीके से कोई डीएनए बनेंगे मेरे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताइएगा, अगर टेम्पलेट अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा तो स्ट्रैंड कैसा बना? आपका कॉन्टिन्यूअस बना। अब देखिए, अगर मेरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रहा तो यहां पे चंक्स में बन रहा है क्या? इस तरीके से चंक्स में बन रहा है, आपको चंक्स में देखने को मिल रहा है। यहां पे
डीएनए चंक्स में बन रहा है। क्या समझ में आया? ओके, तो मैं आपको यहां पे लिखा दे रहा हूं कि अगर टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा तो जो स्ट्रैंड बनेंगे वो कॉन्टिन्यूअस बनेंगे, और अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रहा तो वो तुम्हारे डिसकॉन्टिन्यूअस बनेंगे। मजा आ गया? ठीक है, चलो। द डिसकॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। बाद में डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देता है जी। क्लियर है? अच्छा, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या कभी खुद से काम कर सकता है? पूरा रेप्लिकेशन खुद से कभी नहीं करवा सकता। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, खुद से नहीं कर सकता। इट नीड्स अ प्राइमर, नाम क्या उसका? आरएनए प्राइमेज। प्राइमेज जो है ना, प्राइमेज से क्या बनेगा जी? प्राइमर बनेगा। ओके, प्राइमर बनेगा और वो प्राइमर के बाद अपना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपका ऐड होगा और उसके बाद शुरू हो जाएगा। ऑल्सो रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस। क्या कहीं पर भी डीएनए में रेप्लिकेशन शुरू होगा? नहीं सर। देयर इज अ डिफाइंड रीजन इन द ई कोलाई वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स, उसको अपन कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, ठीक है। इट इज बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट द पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर। देखो इसके बारे में, ओराई साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहां पे बेटा जी? जब मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना हो। और ओराई साइट को अगर मैं मेरे पास रहेगा तो मैं धीरे से ना उस तरह का सीक्वेंस निकाल के मैं अपना सीक्वेंस डाल के एक न्यू डीएनए बना सकता हूं जी। ओके, ठीक है। चेतन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं क्लास के बाद आपको एक्सेस देता हूं, ठीक है? स्पैम मत करो। क्लियर हो गया जी? रिक्वायर्स अ वेक्टर, इसके लिए आपको वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जब आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का जी। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो उस वेक्टर के पास क्या रहेगा जी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा, और उसके अंदर हम लोग अपना डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये हम लोग बायोटेक में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। ओके, क्या पॉइंट क्लियर है? फर्दर, नॉट एवरी डिटेल्स ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। इन अ यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। और कहां पे होता है बेटा? न्यूक्लियस में होता है रेप्लिकेशन। The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated. ठीक है। A failure in cell division after a DNA replication, समझिए क्या हो गया? अगर सेल डिवाइड नहीं किया, समझिए मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है बट सेल डिवाइड नहीं किया। A failure in cell division after DNA replication results into the polyploidy, एक क्रोमोसोमल, ये तुम्हारा एनोमली है। हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। इसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट कर गया, डीएनए की 2 कॉपीज बन गई है बट सेल डिवाइड नहीं किया, मतलब एक सेल में 2 डीएनए है, 2 न्यू सेट ऑफ न्यूक्लियस के डीएनए मिल गए, तो वो तुम्हारा पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा जी। यू विल लर्न इन डिटेल इन हायर क्लासेस, ये अपन हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। सुनो ध्यान से, अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा। ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये है मेरा रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये मेरा रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये मेरा रेप्लिकेशन फॉर्क है। अगर टेम्पलेट, क्या आपका रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है क्या? यस, मतलब जो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, तो मेरे पास जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उस स्ट्रैंड वो कॉन्टिन्यूअसली बनेगा क्या? इसके लिए उसे अपन कॉन्टिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड कब कहेंगे? जब टेम्पलेट का सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा। तो अब तुम इसको देखो, अब ये जो टेम्पलेट है यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे ही होगा क्या? बट ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है क्या? लेकिन यहां पे तुम्हारा डिसकंटिन्यूअसली डीएनए बन रहा है। कितने लोगों को पहली बार ही समझ में आ गया? फर्स्ट टाइम समझ में आया? सर फर्स्ट टाइम समझ में आया? कितने ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर फर्स्ट टाइम हमें रेप्लिकेशन जाके कॉन्सेप्ट समझ में आया। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के डुअल नेचर होती है। पहली बात, वो सबस्ट्रेट की वो एंजाइम वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट भी करेगा, और दूसरा वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। कैसे करवाएगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, ये अभी एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा आज बर्थडे है मेरा तो बाहर जाने का प्लान है। मेरे को मना करते क्लास लेने के लिए, बट बच्चे चढ़ जाते सर पे, क्या है ऐसा क्लास, फिर आपने कल हम क्लास लेंगे। कल ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड कल खत्म करेंगे, ठीक है। और कल ट्रांसलेशन, परसों चैप्टर खत्म करवा दूंगा एनी हाउ। कल लंबी क्लास लेंगे, ठीक है, कल लंबी क्लास लेंगे।
एक बार रिवाइज करके आइए। कितने बच्चों को कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पहली बार सर कॉन्टिन्यूअस तब होगा या लीडिंग स्ट्रैंड तब बनेगा जब टेम्पलेट मेरे पास 3' टू 5' डायरेक्शन में रहेगा। डीएनए रेप्लिकेशन हरदम 5' टू 3' में होगा। अगर टेम्पलेट मेरा 5' टू 3' में रहेगा तो मेरे डिसकॉन्टिन्यूअस बनेंगे, पेपर में सवाल आएगा। चले जाना देख। क्लियर है? सॉर्टेड है? ठीक है, तो कल मिले बेटा अभी अपन, कल मुलाकात करें, अपन कल मुलाकात करें, ठीक है, कल मुलाकात करते हैं। इस क्लास को आप जरूर से एक बार शेयर कर देना सारे बच्चों को। मिलते हैं अपन अगले सेशन के अंदर गाइस। ओके ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके चलो, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय। मैं नोट्स सबका साथ में दे दूंगा, उसके लिए मैं कहता हूँ पहले नोट्स बनाते हुए चलो। कल ट्रांसक्रिप्शन अपन शुरू करेंगे। ओके ओके चलो, इसके बाद है ना, इसके बाद अपन एक दिन में एक चैप्टर पूरा निपटाएंगे। ओके चलो बाय, सी यू, बाय, टेक केयर।